हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिविर कॉमर्स क्लास। आज हम करेंगे क्लास 12th का अकाउंट्स, जिसमें आपका सबसे पहले तो मैं सिलेबस एक्सप्लेन करूंगी। तो इसमें आपकी होने वाली हैं टोटल थ्री बुक्स होंगी, जिसमें आपका पहला रहेगा आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, फर्म। सेकंड बुक में आपका रहने वाला है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और थर्ड बुक में रहेगा जो आप कंपनीज के लिए जो अकाउंटिंग करेंगे उसके लिए हम एनालिसिस करेंगे, तो वो हमारी रहेगी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो टोटल आपकी थ्री बुक्स रहेंगी। जो पहली बुक रहेगी वो आपकी 36 मार्क्स की वेटेज रखेगी, 36 मार्क्स का रहेगा। और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज रहेगा आपका 24 मार्क्स का, और एनालिसिस रहेगा आपका 20 मार्क्स का। तो टोटल आपके हो जाएंगे 80 मार्क्स। 20 का आपका रहेगा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो मैं अभी आपको इस वीडियो में केवल आपको चैप्टर्स को डिटेल तो मैं बाद में करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको क्या करूंगी, आपकी बुक्स के जो चैप्टर्स हैं उनको बताऊंगी कि आपको किस चैप्टर में क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसके बारे में बताती हूँ। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसमें टोटल आपके रहेंगे 7 चैप्टर्स। पहला रहेगा आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। मीन्स हम पार्टनरशिप के क्या सीखेंगे, इसमें रूल्स वगैरह सीखेंगे कि पार्टनरशिप करने के लिए हमें किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सेकंड रहेगा आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें हम गुडविल का क्या सीखेंगे, वैल्यूएशन सीखेंगे। क्योंकि गुडविल दो टाइप की होती है, एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड जो आपने खुद क्रिएट की है, और एक गुडविल हो सकती है जो परचेज्ड होती है, जो आपने अगर किसी का रनिंग बिजनेस परचेज किया हुआ है तो वो होती है आपकी परचेज गुडविल। थर्ड चैप्टर होगा आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट मीन्स अगर आपने पार्टनरशिप की है और अगर आप आपस में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सीखेंगे इस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में। देन आफ्टर हमारा होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। इसके रूल्स होते हैं, इसी को हमें फॉलो करना होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनके जो पार्टनरशिप के जो रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। चाहे वो एडमिशन का केस हो, चाहे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का केस हो, किसी भी केस में हमें क्या करना पड़ता है, जो पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे रूल्स होते हैं हमें उनको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर होगा तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। नेक्स्ट होगा आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर। और लास्ट होगा आपका डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि अब पार्टनरशिप तो है ही नहीं है, साथ साथ फर्म ही क्या हो रही है, डिसॉल्यूट हो रही है, फर्म ही क्या हो रही है, बंद हो रही है। तो ये पूरे के पूरे 7 चैप्टर आपके रहने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म वाली बुक में रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बुक होगी आपकी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। सेकंड बुक होगी आपकी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज।
तो इसमें भी कंपनीज एक्ट के जो थ्रू हमें जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है। जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, लाइक दैट हमें कंपनीज के में भी फॉलो करना होता है। तो इसमें आपके दो चैप्टर्स रहेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स और दूसरा रहेगा आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इसकी टोटल वेटेज होती है 24 मार्क्स की। काफी कंटेंट काफी होता है, दो ही चैप्टर होते हैं इसमें। इसके बाद जो आपकी थर्ड बुक है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनकी जो आपने कंपनी में जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, बैलेंस शीट है कंपनी की या प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसको एनालाइज करना है। तो इसमें भी आपके रहेंगे फंडामेंटल्स, फिर रहेगा आपका अकाउंटिंग रेशियोज, जिसमें हम रेशो निकालेंगे। थर्ड रहेगा आपका कैश फ्लो और एक रहेगा आपका कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज। लास्ट ईयर से इस साल कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सारा का सारा 24-25 का ही सिलेबस है। ये आपका टोटल अकाउंटिंग का सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इकोनॉमिक्स का सिलेबस। इसकी भी टोटल वेटेज रहेगी 80 मार्क्स की। इसकी भी दो बुक्स रहेंगी आपकी, एक रहेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, और दूसरी रहेगी आपकी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको हम इंडियन इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये दो बुक रहने वाली है आपकी, 40-40 मार्क्स की वेटेज होती है इनकी। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स समझेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको मिलेंगी टोटल 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स होंगी आपकी, जिसमें से जो यूनिट 1 होगी उसमें आपके 4 चैप्टर्स रहेंगे। जिसमें बेसिकली ये जो यूनिट है आपकी वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से रिलेटेड आपके 4 चैप्टर्स होंगे। पहला होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा सम बेसिक कंसेप्ट्स। जब भी कोई आपको कोई सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, आपने जब अकाउंटिंग पढ़ा था 11th क्लास में, तो आपको उसके बेसिक टर्म्स बताई गई थी कि क्रेडिटर किसको बोला जाता है, डेटर किसको बोला जाता है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी आप कुछ टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स यूज करेंगे। तो डिफरेंट टर्म्स को हम क्या कॉल करते हैं, उनको क्या होता है, वो सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। थर्ड चैप्टर होगा आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें हम सीखेंगे कि नेशनल इनकम में कौन कौन से एग्रीगेशन होता है। एग्रीगेशन मीन्स कलेक्शन, कौन कौन सी चीजों को हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं और कौन कौन सी चीजों को नहीं करते हैं। फिर होगा लास्ट चैप्टर इस यूनिट का, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी कि आपकी जो कंट्री है उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये आप सीखेंगे लास्ट चैप्टर में। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं चारों, ये चारों चैप्टर्स आपके क्या रहेंगे, इंटरलिंक्ड रहेंगे। यानी कि आपको फाइनली आपको क्या सीखना है, कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम। इसके लिए ही आपने ये चैप्टर्स को डिटेल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी रहेगी यूनिट 1। फिर इसके बाद रहेगी आपकी यूनिट 2।
इसमें आपके दो चैप्टर्स रहेंगे, एक रहेगा आपका मनी और दूसरा रहने वाला है बैंकिंग। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि हमारे यहाँ मनी फ्लो किस तरीके से होता है, कैसे पता चलता है कि आपके यहाँ मनी फ्लो कितना है। और बैंकिंग में होता है कि आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं और आपका जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे एक्टिविटी, उनकी जो एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है। कमर्शियल बैंक को कैसे आरबीआई रेगुलेट करती है, आरबीआई कैसे डिसीजंस लेती है, और बाकी जो और भी बहुत सी चीजें सीखेंगे आप इसमें बैंकिंग में कि आरबीआई मनी फ्लो को कैसे कंट्रोल करती है, कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। थर्ड यूनिट रहेगी आपकी इनकम एंड, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है हमारी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एक्चुअली इस बुक का नाम ही ये है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली हम जो कर रहे हैं वो हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए ही कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आपके जो चैप्टर्स रहने वाले हैं वो 3 चैप्टर रहेंगे। पहला रहेगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आपने 11th क्लास में डिमांड और सप्लाई को पढ़ा था, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डिमांड को देखा था और प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सप्लाई को देखा था। लेकिन हम यहाँ पर क्या है, पूरे होल इकोनॉमी के बेसिस पर हम पूरे देश की क्या देखेंगे, डिमांड देखेंगे और पूरे इकोनॉमी के हिसाब से ही हम उसकी सप्लाई देखेंगे। सेकेंड चैप्टर रहेगा आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। आपने उसमें भी पढ़ा था प्रोडक्शन वाले चैप्टर में, प्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, क्लास 11th में भी पढ़ा था। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, हम चूंकि क्या पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम जो होती है वो उसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 1 ईयर होता है। इसीलिए हम जो स्टडी करते हैं वो शॉर्ट रन के हिसाब से ही करते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन में आप वेरिएबल चीजें तो चेंज कर सकते हो लेकिन आप जो है फिक्स एसेट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसमें भी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट पढ़ेंगे। फिर होगा आपका थर्ड और लास्ट प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। कि अगर हमारे यहाँ डिमांड कम है तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं, एंड डेफिशिएंट सप्लाई। ये पूरी की पूरी यूनिट रहने वाली है आपकी। लास्ट रहेगा आपका, लास्ट यूनिट रहेगी फोर्थ, यूनिट 4। उसमें भी आपके 3 चैप्टर रहेंगे। पहला रहेगा गवर्नमेंट बजट। आपने देखा होगा, सुना होगा, गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है, कब करती है, 1 फेब को करती है। फाइनली ये डेट जो है वो पहले से डिसाइडेड है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट आपने सुना होगा कि जो है डॉलर, मोस्टली जो फॉरेन एक्सचेंज जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, डॉलर में किया जाता है। उससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे हम। फॉरेन एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे कि आपने अकाउंट में सीखा था कि आप बैलेंस शीट बनाते थे, इसी तरीके से गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपनी एक बैलेंस शीट तैयार करती है। उस बैलेंस शीट को बोलते हैं हम बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर, डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये पूरी की पूरी ज्यादातर जो रहेगी वो आपकी हिस्ट्री रहेगी कि आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ। फिर तो इसमें आपके टोटल जो चैप्टर रहेंगे वो रहेंगे आपके 8 चैप्टर्स। पहला रहेगा इंडियन इकोनॉमी, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मींस हमें इसमें क्या पढ़ेंगे, डिपेंडेंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हम जब ब्रिटिशर्स के राज में हमारे इंडिपेंडेंस के जो इवनिंग टाइम था उस दिन हमारी क्या कंडीशंस थी। सेकंड चैप्टर रहेगा आपका इंडियन इकोनॉमी,
1950 टू 1990 तक की कहानी सर पढ़ेंगे हम, कि जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो हमने कुछ क्या लिए, कुछ डिसीजंस लिए, तो वो कौन से डिसीजंस लिए, हम किस पाथ पर चले, हमने क्या क्या अच्छे काम किए, या कुछ हमारी जो कमियां रह गई वो क्या रह गई, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर होगा आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे हमारे यहाँ, 1991 में आए थे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए उसमें हमने क्या, किन किन सेक्टर्स में हमारे यहाँ रिफॉर्म्स आए, क्या क्या चेंजेस हुए हमारी इकोनॉमी में। फिर फोर्थ रहेगा आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया। मींस हमने किस पर फोकस किया, उनकी स्किल पर, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से नहीं होता है कुछ भी। देश का जीडीपी किससे बढ़ता है, पॉपुलेशन से नहीं बढ़ता है। देश का जीडीपी बढ़ता है उनकी स्किल से। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा। फिफ्थ रहेगा आपका रूरल डेवलपमेंट। हम जिस कंट्री में रहते हैं इंडिया में, तो वहां पर जो मेन है आपका, जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन रहती है वो कहाँ रहती है, रूरल एरियाज में रहती है। तो अगर हम रूरल एरियाज का बर्डन किसको झेलना पड़ता है, आफ्टर ऑल गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट अगर क्या करेगी, रूरल डेवलपमेंट करेगी, तो उसका बर्डन भी कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। तो इससे रिलेटेड चीजें हम रूरल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। फिर आएगा आपका एम्प्लॉयमेंट। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयमेंट किसको एम्प्लॉयड बोलते हैं, किस तरीके से हम एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर होगा एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव करना चाहिए और हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से खराब कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमें अपने देश में डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन कैसा करना है, सस्टेनेबल करना है, जो लॉन्ग टाइम तक रहे। मतलब हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। इस हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंडस्ट्री तो खोल रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन क्या ये फ्यूचर जनरेशन के लिए हार्मफुल है या नहीं है, तो हार्मफुल तो है। या फिर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री खोल रहे हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन आपके लिए क्या है, फ्यूचर जनरेशन को तो प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से हम किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, इस चैप्टर में हम सीखेंगे। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर रहेगा आपका कंपैरेटिव डेवलपमेंट। कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया। इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो हम कंपैरिजन करेंगे अपने नेबरिंग कंट्री से, और मेनली जो कंपैरिजन करेंगे हम वो किससे करने वाले हैं, पाकिस्तान और चाइना से। उसके पीछे रीजन क्या है, कि रीजन ये है मेन कि हम तीनों ने एक साथ ही जर्नी स्टार्ट की थी। मींस हम इंडिपेंडेंट कब हुए, 47 में। चाइना इंडिपेंडेंट हुआ 49 में। ठीक है, हम 2 साल पहले इंडिपेंडेंट हो गए थे, और जबकि पाकिस्तान भी 47 में इंडिपेंडेंट हुआ। हमने साथ में ही डेवलपमेंट पाथ पर जर्नी स्टार्ट की, लेकिन हम इंडिया जो है वो मिड में रह गया, पाकिस्तान पीछे रह गया, और चाइना ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया। तो उसके पीछे रीजंस क्या रहे, हमने क्या डेवलपमेंट पाथ किया, उन लोगों ने क्या डेवलपमेंट पाथ किया, हम तीनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और उसके बाद ही हम सब कुछ सीखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये पूरा आपका रहने वाला है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिलेबस। तो टोटल कितने चैप्टर्स थे आपके, 12 चैप्टर्स थे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और टोटल 8 चैप्टर रहेंगे आपके इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, तो टोटल 20 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। फिर करते हैं लास्ट बिजनेस स्टडी का सिलेबस। डिवाइडेड है, एक रहेगा आपका पार्ट 1 और दूसरा रहेगा पार्ट 2। तो आपकी जो पार्ट 1 की वेटेज है वो है आपकी 50 मार्क्स की। पार्ट 1 की जो वेटेज रहेगी वो 50 मार्क्स की रहेगी, जबकि पार्ट 2 की वेटेज रहेगी वो 30 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले पार्ट 1 पर।
पार्ट 1 में टोटल आपके रहेंगे 8 चैप्टर्स। सबसे पहला रहेगा आपका सबसे पहला रहेगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए, कोई भी बिजनेस है, जब तक उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आजकल आपने देखा होगा, जो हम एमबीए कर रहे हो, क्या है एक तरीके से मैनेजमेंट ही है कि बिजनेस कैसे मैनेज होना चाहिए। तो इसमें हम सीखेंगे कि जो क्या रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए कि मैनेजमेंट अच्छा चले, है ना। अगर मैनेजमेंट अच्छा चलता है तो आपका बिजनेस भी स्मूथ वर्क करता है। सेकेंड चैप्टर जो रहने वाला है वो रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैनेजमेंट को फॉलो किया, ठीक है। जब हम कोई चीज को फॉलो करते हैं और वो रेगुलर जब हम उसको फॉलो करते हैं तो वो चीज सक्सेस भी होती है। जब वो चीज सक्सेस होती है, जैसे आप आजकल देखा होगा कि किसी बच्चे ने अच्छा स्कोर किया होता है, तो अपन उससे पूछते हैं ना कि आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, किस तरीके से आपने पढ़ाई की, किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन की। इसी तरीके से क्या होता है कि जब इसी तरीके से जब लोग अच्छा स्कोर करते हैं तो हम भी क्या करते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। और जब हम उसको फॉलो करते हैं तो वो एक तरीके से रूल्स बन जाते हैं, है ना, कि आप भी अगर उनको फॉलो करोगे तो आप भी सक्सेस हो जाओगे। इसी तरीके से मैनेजमेंट के बिजनेस के जो मैनेजमेंट थे, उन्होंने भी क्या किया, उनको फॉलो किया तो एक अच्छा रिजल्ट पाया। तो जब उन्होंने उनको जो रूल्स थे उनको फॉलो किया और एक अच्छा रिजल्ट पाया, तो वो बन गए उनके प्रिंसिपल्स की। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हम एक अपना अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इन प्रिंसिपल्स, इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने उनको फॉलो किया और उन्होंने बेस्ट रिजल्ट भी दिए। इसी तरीके से हम भी अगर उनको फॉलो करेंगे तो वो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं होते हैं वो कि नहीं आपको फॉलो करना ही करना है। फ्लेक्सिबल होते हैं, आप उनमें चेंज भी कर सकते हो, आप मानो या ना मानो, ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉलो करो, जैसे आप बच्चा है स्टडी करता है, तो जरूरी तो नहीं है कि आप दिन में पढ़ो कि सुबह पढ़ो कि कब पढ़ो, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब पढ़ना चाहते हो। लेकिन हाँ, जो बेस्ट रिजल्ट जिन लोगों ने दिए हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि आपने कैसे अपनी पढ़ाई का तरीका अपनाया, क्या किया आपने, तो आप भी कोशिश करोगे कि अगर हम उनको भी फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि हम भी बेस्ट रिजल्ट दे पाए, है ना। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर रहेगा बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हर किसी कंट्री का, हर किसी एरिया का, हर चीज का क्या होता है, एक अपना इन्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि आप अर्बन एरियाज में रह रहे हो। अब अर्बन एरियाज में रह रहे होंगे तो उसी हिसाब से आपका काम होगा, उसी हिसाब से आपके कपड़े भी होंगे, उसी हिसाब से आपका खाना पीना भी होगा, उसी हिसाब से आपके सब कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अर्बन एरियाज में रह गए और आपने जिम खोला, तो अर्बन एरियाज में तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप यही जिम रूरल एरियाज में खोलेंगे तो शायद ही है कि कुछ लोग आपको हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना दिखे, है ना। अब आप तो बोलो कि नहीं जिम तो बहुत अच्छी बात है, तो ये आपको अपने इन्वायरमेंट को भी स्कैन करना होता है। इसी तरीके से हो सकता है कि आपके कंट्री जो है उसका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, या आपका स्टेट है उसका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अलग है। जैसे अगर आप देखा जाए तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अल्कोहल के लिए टैक्स नहीं लगाते, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जो अल्कोहल के लिए बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें क्या करनी पड़ेंगी, स्कैन करनी पड़ेंगी कि आप जिस जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो वो आपके इन्वायरमेंट में चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। तो इस से रिलेटेड जो चीजें पढ़ेंगे हम वो किस में पढ़ेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर जो रहेगा आपका वो रहेगा प्लानिंग। अब आपने क्या किया, प्रिंसिपल्स को भी फॉलो कर रहे हैं, इन्वायरमेंट भी कर लिया, है ना, इन्वायरमेंट भी स्कैन कर लिया। तो अब आप अपने बिजनेस के लिए क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि आपको क्या करना है, किस चीज का बिजनेस करना है, फाइनेंस कहाँ से अरेंज करोगे, है ना, कितना पैसा लगेगा, सब चीजों को क्या करोगे, प्लान करोगे।
फिर जब आपने प्लान कर लिया, यानी कि आपने कोई ना कोई गोल डिसाइड किया, हो सकता है कि आप इस साल जो सेल कर रहे थे वो 50,000 की कर रहे थे, और हो सकता है कि आपका नेक्स्ट गोल ये हो कि आपको 20% से सेल इंक्रीज करनी है, या मे भी हो सकता है आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना हो, है ना। जैसे आप अपन लोगों का भी होता है कि आपने 10th में ये रिजल्ट आया, तो हो सकता है कि आपका गोल हो कि मैं 12th में इतने परसेंटेज लाऊं, तो आपका नेक्स्ट गोल होता है, तो नेक्स्ट गोल के लिए भी तो प्लान करोगे कि नहीं करोगे, कि भाई अब मुझे और मेहनत करनी है। सोचने से थोड़ी होता है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, रूल्स भी बनाने पड़ते हैं कि अब मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए। तो ये होता है प्लानिंग में। इसी तरीके से हम चूंकि क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, तो हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको उसे जल्दी समझ में आ जाता है प्लानिंग। फिर जब हम किसी चीज का गोल डिसाइड कर लेते हैं, तो उसके लिए हम जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, जैसे मैंने बोला कि आपका नेक्स्ट गोल क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके 10th में मार्क्स आए 80%, अब आप सोच रहे हैं कि आप 12th में कितना लाएंगे, 90% लाएंगे। तो वो जो 10% है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी कि भाई पहले आप कितना 5 आवर्स पढ़ रहे थे, अब आपको 7 आवर्स पढ़ना है, या कुछ भी है। तो आप अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर एक बिजनेसमैन भी क्या कर रहा है, अपना सेल इंक्रीज करना चाह रहा है, या प्रॉफिट इंक्रीज करना चाह रहा है, या फिर कॉस्ट रिडक्शन चाह रहा है, क्योंकि अगर वो कॉस्ट रिड्यूस करेगा तो भी उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से वो भी क्या करता है, अपना एक प्लान करता है पहले तो, और उसके बाद उसी के हिसाब से अपनी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज करेगा। फिर होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टाफिंग। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने गोल डिसाइड किया कि आपको क्या करनी है, सेल को इंक्रीज करना है। ठीक है, आपने सोचा कि 50,000 से अब मुझे सेल किस पर लानी है, 70,000 पर। तो ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया और सब कुछ हो जाएगा। अब आपको जो प्रोडक्शन करना है, आपको जो आउटपुट चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा। जब आप अपना आउटपुट बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो आपको स्टाफिंग की भी ज्यादा नीड होगी। अगर आप पहले जितने ही लोगों से काम करवाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करवाएंगे, तो अननेसेसरी क्या होगा, वो उतना तो प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्टाफिंग भी करनी पड़ेगी। और स्टाफिंग करने के साथ साथ आपको क्या देखना पड़ेगा कि राइट पर्सन राइट प्लेस पर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कंप्यूटर पर बैठा दिया किसको, एमबीए वाले उसको, ठीक है, एम्प्लॉय को, या फिर एमबीए वाले की जगह आपने बैठा दिया कंप्यूटर वाले उसको, तो प्रॉब्लम तो होगी। आपने क्या किया, स्टाफिंग तो कर ली, लेकिन आपने क्या किया कि प्रॉपर राइट पर्सन को राइट प्लेस पर नहीं बैठाया। ठीक है, या आपने बहुत लिटरेट बंदे को, जो जिसका जो है लेबर ओरिएंटेड काम है, फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी चीज का मैकेनिक ही करनी है, और आपने बहुत हाई लिटरेट लोगों को बैठा दिया, तो अननेसेसरी क्या होगा, आपका सैलरी का बर्डन बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर या जहां पर लिटरेट लोगों की जरूरत है, वहां पर आपने लिटरेट लोगों को बैठा दिया, तो वो भी क्या है, वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसी तरीके से राइट पर्सन राइट प्लेस। और साथ साथ हो सकता है कि आपके यहाँ 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि वहां पर आपको जरूरत ही केवल 40 की थी, तो आपको क्या करना चाहिए, फायर भी करना चाहिए। और हो सकता है कि आपके 50 वर्कर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और आपको जरूरत है 70 की, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर हायर करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें अपन किस चैप्टर में सीखेंगे, स्टाफिंग चैप्टर में सीखेंगे। फिर जब हम स्टाफिंग कर लेंगे, उसके बाद होगा हमारा काम स्टार्ट, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स क्या होता है कि आपको कोई काम, क्योंकि जब जो बिजनेस होता है वो काफी चेन होती है, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है, उसके बाद वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट के ही अपने आप में 3 लेवल होते हैं। एक हायर लेवल होता है जिसको हम टॉप लेवल बोलते हैं, उसके नीचे जो होता है वो मिडिल लेवल होता है, और उसके नीचे जो होता है लोअर लेवल, और उसके नीचे वर्कर्स होते हैं जो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं। तो देखिए, आपका जो काम हो रहा है वो 3 स्टेज में, तो आपका मैनेजमेंट ही है केवल, उसके बाद आपके वर्कर्स हैं। ठीक है, वर्कर्स का काम मैनेजमेंट का नहीं होता है, वर्कर इनका काम क्या है, केवल मैनेज। अच्छा, अब इनको क्या करना है, एक दूसरे से क्या करवाना है, काम करवाना है। भाई टॉप लेवल जो ऑर्डर देगा वो कौन फॉलो करेगा, मिडिल लेवल फॉलो करेगा, मिडिल लेवल जो ऑर्डर देगा वो लोअर लेवल फॉलो करेगा, और जो लोअर लेवल ऑर्डर देगा वो वर्कर्स करेंगे, है ना। तो इस तरीके से काम होता है बिजनेस में। अब अगर डायरेक्ट आपको, क्योंकि काम खुद नहीं करना है, आपको काम दूसरों से करवाना है, ये सबसे बड़ा टिपिकल काम होता है। और अगर आपको किसी से काम करवाना है, तो उसको पहले तो आपको ये स्किल होना चाहिए कि उस बंदे से मैं कैसे काम करवाऊं,
है ना। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, उस चीज की स्किल होना चाहिए कि आप उस बंदे से कैसे काम करवाओगे। तो उसको हम सीखेंगे डायरेक्टिंग में, कि आपको मोटिवेशनल करवाना है, आप किसी को पैसे से भी खुश कर सकते हो सकता है कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो आप उनको बोनस दे दो या फिर एक्स्ट्रा पैसे दे दो, उससे भी खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट दे दो उनको, या फिर उनको एक स्टेटस दे दो या उनको रिस्पेक्ट दो, उससे ही खुश हो जाते हैं, है ना। तो हर तरीके के एम्प्लॉयज होते हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो किस चीज से खुश होते हैं, है ना। तभी आप किसी से काम करवा पाओगे। तो डायरेक्टिंग में हम ये चीजें सीखेंगे कि आपको जब किसी से दूसरे से काम करवाना है तो आपको कौन सी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है कि कई जगह तो ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, तो फिर हमें उस जगह लीडरशिप को फॉलो करना पड़ता है कि एनी हाउ आपको काम करवाना ही करवाना है। कुछ लोग तो मोटिवेशन से हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी होते, तो फिर हमें वहां पर लीडरशिप को फॉलो करना होता है ना। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे डायरेक्टिंग, और इसका सबसे लास्ट चैप्टर रहेगा आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कंट्रोलिंग प्लानिंग जहां से स्टार्ट हुआ था, मान लो फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को लेते हैं, हमने गोल्ड क्या डिसाइड किया था कि 50,000 हमारी जो सेल थी, अब हमें कितनी इंक्रीज करनी थी, 70 इंक्रीज करनी थी। तो आपने गोल्ड क्या डिसाइड किया था ये, लेकिन हो भी सकता है कि आपने जो गोल्ड डिसाइड किया था उसमें वेरिएशंस हो सकता है आपने क्या किया था 50,000 किया था, और हो सकता है कि आपकी सेल जो है वो 65 ही रह गई। ठीक है, आपने मेहनत की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने 80% सोचा था, 10th में आपके 80% आए, आपने हो सकता है कि 90% का गोल डिसाइड किया था, और हो सकता है आपके 85% ही रह जाएं, है ना। ऐसा भी हो सकता है, और 95 भी हो सकते हैं, पर उसके चांसेस कम होते हैं। तो अब आपने जो गोल डिसाइड किया था, तो जो गोल डिसाइड किया था उसको किससे कंपैरिजन करोगे कंट्रोलिंग में, कि आपने जो प्लान किया था उस प्लान पर काम हुआ या नहीं हुआ है ना। क्योंकि आपने प्लानिंग पर गोल डिसाइड किया था, अब कंट्रोल में आप मैच करोगे किससे, प्लान से, कि आपने जो गोल डिसाइड किया था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। और हुआ तो कोई बात नहीं है, नहीं हुआ तो फिर से आप बैक करोगे और देखोगे कि आपकी क्या कमियां रह गई, क्योंकि आप इसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम आपसे वो गलती ना हो इसके लिए, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने गोल डिसाइड किया था कि आपके 90% के लिए आपने काम किया था, लेकिन आपके 85% रह गए या 88 रह गए, तो आप ये देखोगे कि आपकी क्या कमियां रह गई थी जो आपको 88% रह गए, 2% कम क्यों आए, है ना। ठीक है, अगर आप नहीं देखोगे तो क्या होगा फाइनली, कि आप नेक्स्ट टाइम जब करोगे तो आप वही मिस्टेक फिर से करोगे, है ना, क्योंकि आपने तो देखी नहीं कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हुई थी। इसी तरीके से एक बिजनेसमैन भी क्या करता है, जो गोल उसने डिसाइड किया था उसको कंपैरिजन करता है कि आपका गोल पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो ये है आपका पार्ट ए, जो कि आपका 50 मार्क्स का है। नेक्स्ट है आपका पार्ट बी। आपका पार्ट 2, इसका नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसमें जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आपने कितने रुपए लगाए, उसमें 50 लाख रुपीस लगाए, या किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 50 लाख रुपीस की जरूरत है। तो अब आप कितना खुद से लगाओगे और कितना आप बोरो करोगे, है ना, क्योंकि हो सकता है आपके पास 20 लाख रुपीस ही हो तो 30 लाख आप बोरो करोगे, लेकिन अगर आपके पास 5 लाख ही है और आप 45 बोरो करोगे तो ये तो फिर बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि आपकी बोरोइंग इतनी ज्यादा हो जाएगी, आपकी जो इनकम होगी वो किस इंटरेस्ट में चली जाएगी, है ना। तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि हम कितना पैसा अरेंज करें और किस सोर्स से करें, है ना, कि खुद का लगाएं कितना और कितना हम बोरो करें, ये सब हम चीजें सीखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका फाइनेंशियल मार्केट। ये आपने सुना होगा, जब कोई कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो दो तरीके के मार्केट होते हैं। जब फर्स्ट टाइम इशू करती है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, आपने सुना होगा, आईपीओ वगैरह सुने होंगे, ठीक है।
प्राइमरी मार्केट, जैसे आप बुक्स लेकर आते हो, जब फर्स्ट हैंड लेकर आते हो तो क्या होता है, फर्स्ट हैंड बुक होती है, फिर आप क्या करते हो, पढ़ने के बाद किसी और को सेल कर देते हो, वो किसी और को सेल कर देता है, ठीक है। तो जो सेल की हुई चीज को सेल किया जाता है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मार्केट। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट ही होता है एक तरीके से, क्योंकि उसमें जो हम खरीदते और बेचते हैं, बाय और सेल करते हैं, वो फर्स्ट टाइम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, परचेस की हुई चीज को ही सेल करते हैं, जिसको नीड होती है वो बाय कर लेता है और जिसको पैसे की नीड होती है वो सेल कर देता है। तो ये सब चीजें हम फाइनेंशियल मार्केट में सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे एग्जिस्ट होता है। फिर है मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए आज के समय में पहले जो होता था, पहले प्रोड्यूसर ओरिएंटेड बिजनेस होता था। प्रोड्यूसर ओरिएंटेड का मतलब है कि जिस चीज का प्रोडक्शन होता था वही चीज सेल होती थी। प्रोड्यूसर ने जो चीज प्रोड्यूस कर दी वही सेल होती थी, ठीक है। लेकिन आज का मार्केट क्या हो चुका है, कंज्यूमर ओरिएंटेड हो चुका है। प्रोड्यूसर वो चीज बनाता है जो कंज्यूमर मांगता है। कंज्यूमर जो सर्विसेज या गुड्स में जो भी कंज्यूमर चाहता है उसी हिसाब से उसकी क्या बनती है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तो उसको आपने देखा होगा, आपको क्या करना पड़ता है उसके लिए, मार्केटिंग। मार्केट मीन्स लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। आज आपने देखा कि ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं, लोगों को घर बैठ के क्या चाहिए, फूड चाहिए, घर बैठ के क्या चाहिए, लोगों को सामान चाहिए, लोगों की इतनी बिजी लाइफ हो गई है। इसी वजह से तो क्या चल रहा है, ये सारे एप्स चल रहे हैं, स्विगी, जोमेटो या फिर आपका ब्लिंकिट वगैरह चल रहे हैं। तो वो क्यों चल रहे हैं, क्योंकि लोगों की वो रिक्वायरमेंट थी। इसी तरीके से तो उन लोगों ने क्या किया, जो रिक्वायरमेंट थी कंज्यूमर की, उसी हिसाब से उन लोगों ने क्या बनाया, काम दिया आपको। इसी तरीके से गुड्स भी होती है, आपको इजी एंड कंफर्टेबल। आपने देखा होगा कि पहले सॉस केवल बॉटल में आती थी, फिर पाउच में आने लगी क्योंकि रखने में, फिर वो छोटे छोटे और पाउच में आने लगी, अब तो 1-1, 2-2 रुपए के भी पाउच में आ जाती है। तो क्यों क्यों बनाई गई वो चीजें, क्योंकि कंज्यूमर को उसी तरह की डिमांड थी, ठीक है। तो अब वो चीज प्रोड्यूस होती है जो कंज्यूमर चाहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है कि कंज्यूमर क्या चाहता है। फिर है आपका 4th चैप्टर रहेगा आपका लास्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर रहेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है, क्या होता था, पहले प्रोड्यूसर ओरिएंटेड बिजनेस होता था, तो कंज्यूमर क्या होता था, चीट हो जाता था। चीट मतलब जैसे वेट में कम कर दिया या क्वालिटी इश्यू कर दिया, लिखा कुछ है दिया कुछ, ठीक है। तो क्या हुआ कि लोगों के संग चीट होता था, तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्या बना, कुछ एक्ट बने, ठीक है। अगर आप किसी प्रकार से चीट करते हो, अगर कंज्यूमर किसी प्रकार से चीट होता है, तो उसके लिए क्या बन गए हैं, एक्ट बन जाते हैं। देखो कोई भी चीज है ना, आपने देखा होगा एक्ट कब बनते हैं, एक्ट कब बनते हैं, जब किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, तब हम क्या करते हैं, एक्ट बनते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा साइबर क्राइम हो रहे हैं, या फिर बैंक जो है वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपको कुछ रूल्स हैं कि आपको पनिशमेंट किया जाएगा। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि जब कंज्यूमर के प्रोटेक्शन, कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या चाहेगा कि वो अगर 100 रुपीज दे रहा है तो उसको 100 रुपीज वाली चीज तो मिले, है ना, या उसको 100 रुपीज वाला वेट तो मिले जो उसमें लिखा हुआ है। तो जो कंज्यूमर चीट होता था उसके लिए अब क्या हो गया है, कुछ कमीशन बन गए हैं, कुछ एक्ट बन गए हैं, कुछ 3 तरह के कमीशन बना दिए हैं उन्होंने, कि अगर आप किसी तरह से चीट होता है तो आप किस जगह आप अपनी कंप्लेंट को फॉलो कर सकते हो, कंप्लेंट को कर सकते हो, ठीक है। तो ये सीखेंगे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो ये आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।